हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 7 को देखने जा रहे हैं। वांगई लाल महल में जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब वो पूरी तरह तैयार हो गया तो उसकी नानी ने उसे एक नकाब पहना दिया। ये नकाब वांगी की खूबसूरती को पूरी तरह से ढकने में कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन इससे नानी के दिल को एक तसल्ली रही कि शहर जाकर वांगई भेड़ियों जैसी नज़रों से तो बचा रहेगा। चिंग उस नकाब को देखकर मुस्कुराई। उसने हाँ कहकर वांगई को अपने साथ बिठा लिया। वांगई, चिंग, जिंगई, बड़े उभाई और छोटे उभाई, जो चेनियान के द्वारा खास तैयार किए हुए सुरक्षा रक्षक थे, ये सभी उड़ने वाले घोड़ों पर बैठकर राजधानी के लिए निकले। लान युआन और चिंग की पहले से ही बात हो चुकी थी। युआन एक जगह पर चिंग के घोड़ों का इंतजार कर रहा था। जब घोड़े जमीन पर उतरे, युआन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सबसे पहले उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। लान युआन के पीछे खड़े सिपाहियों ने लान चिंग का स्वागत किया। वो सीधे खड़े थे, यहाँ तक कि चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी नज़रें चिंग के पीछे खड़े वांगई को निहारने में लगी थी। नकाब में खड़े वांगई के कपड़े न लड़कों की तरह थे न लड़कियों की तरह। उसके कपड़े एक दर्जी खास करके तैयार किया करता था। उसके कपड़े भी उसी की तरह बहुत प्यारे थे, लेकिन इन कपड़ों में वो ज़्यादातर फेमिनाइन दिखता था। चिंग और वांगई घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। वैसे तो चिंगी को बाहर बैठना था, लेकिन वांगई ने उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। ये देखकर सुरक्षा रक्षकों ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, लेकिन बड़े और छोटे उभाई सर हिलाकर हंसने लगे। घोड़ा गाड़ी और सुरक्षा रक्षकों सहित सभी लोग लान महल के लिए निकले। रास्ते में जाते हुए वांगी को अलग अलग तरह की दुकानें दिख रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। जिंगी को पता था कि वांगी के नटखट दिमाग में कुछ न कुछ तो ज़रूर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सब कुछ देख रहा था, पक्का उसका इरादा इन दुकानों में जाने का था। लेकिन चिंग मदर के सामने होशियारी ना दिखाने में ही सबकी भलाई थी। यार, तुम्हें लान महल जाकर राजमहल में रहने के तौर तरीके सीखने हैं, चिंग बातें कर रही थी। उसे पता था उसके बेटे की नज़रें रास्तों पर खड़े रंग बिरंगे दुकानों पर है, लेकिन ये उसका चैन गाँव नहीं है, जहाँ पर महारानी के बेटे से बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये शहर है। माना कि लान परिवार का रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन लान परिवार अकेला ऐसा परिवार नहीं है जो ओहदे में ऊंचा है। यहाँ पर काफ़ी सारे परिवार, काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पर वांगई गांव के आज़ाद पंच की तरह नहीं रह सकता। उसे सभी तौर तरीकों का पालन करते हुए राजमहल की राजनीति में खुद को साबित करके दिखाना है, वरना इस शहर में वांगई अपने मासूमियत सहित गायब हो जाएगा। वांगई ने अपनी माँ की बात सुनी। चकल करते हुए जिंगी की तरफ देखकर एक नटखट मुस्कुराहट दी। जब बाहर इतना सारा मज़ा है करने को, तो मैं घर के अंदर पड़े पड़े सड़ नहीं जाऊँगा, वांगजी सोच रहा था। बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर वांगजी के हाथों में खुजली हो रही थी कि कब जाकर मैं उन सब चीज़ों को छूऊंगा, कब इन सब को मैं खुद से अनुभव करूंगा। कुछ देर बाद वो लान महल पहुंच गए। वैसे लान महल राजमहल जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा था। वाह मम्मा, पिताजी और भाई तो कितने बड़े महल में रहते हैं, वांगी अपनी माँ से बोल रहा था। वांगी चुपके से अपने पिताजी के घर को देख रहा था, लेकिन उसकी मासूम बातें चिंग के दिल पर गहरे घाव कर रही थी। 17 साल बाद वो भी अपने घर वापस आ रही थी। उसे पता नहीं था उसकी सासू माँ उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। जब उनकी घोड़ा गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी, चिंग घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर गई। सभी के सभी 50 नौकरों ने झुककर उसे प्रणाम किया। मैडम लान, आपका फिर से एक बार स्वागत है, सभी नौकरों ने कहा। लान परिवार अब तक चिंग को भूला नहीं है। सभी नौकर अब भी उसे मालकिन समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। ये देखकर चिंग बेहतर महसूस करने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी एक शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। आपका स्वागत है लान बिटिया रानी, वांगी की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले ही चिंग ने उसे चुप करा दिया। शांत रहो, उसने अपने बेटे से कहा। वो दोनों इनायत से अंदर चले गए। वांगजी की नज़रें अपने बड़े भाई को ढूंढ रही थी। जैसे उसने अपने भाई को देखा, वो रॉकेट की तरह अपने भाई की तरफ चला गया। सीचेन, उसने ज़ोर से चिल्लाया। वो ये तक भूल गया कि उसे बड़े भैया कहकर पुकारना है। जब वांगजी अपने भाई के पास पहुंचा, तो उसे आखिरकार याद आ गया कि उसे ठीक से अपने भाई को बुलाना चाहिए। भैया, वो फिर से एक बार चिल्लाया। मुझे पकड़ो, कहते हुए वो शिचेन के ऊपर कूद गया। वांगी की आवाज़ सुनते ही आदतानुसार शिचेन के हाथ फैल गए। उसने तुरंत वांगी को कैच कर लिया।
सिचेन वांगी को गोल गोल घुमाने लगा और वांगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पूरे लाल महल में उसके हंसी की आवाज़ गूंज उठी। आप तो और भी बड़े और ऊंचे लग रहे हो, वांगी ने अपने भाई से कहा। तो सिचेन ने कहा, तुमने नकाब क्यों पहना है? वांगी ने तुरंत अपना नकाब खोल दिया तो पूरे घर में खुशबुसाहट की आवाज़ आने लगी। सभी लोग वांगी की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए थे। वांगी, अपने पापा के पास आओ, लान युआन ने वांगी को अपने पास बुलाया। वांगी फिर से एक बार जाकर अपने पिता के गले मिला। मैडम लान को झटके पे झटके मिल रहे थे। वो बार बार वांगी को डांटने के लिए अपना मुंह तो खोल रही थी, लेकिन अपने पति की तरफ देखते ही फिर से उसे बंद कर रही थी। युआन 3 महीने पहले ही अपने बेटे से मिला था, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। ये अपने दादाजी और दादी जी से मिलो, युआन ने अपने बेटे से कहा। अपने दूसरे पोते को पहली बार देखकर लान युवई के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई, पर इसके बाद जो हुआ उसे देखकर बाकी सबको बहुत बड़ा झटका लगा। यार, दादाजी तुमसे एक भी बार मिलने नहीं आए, साथ ही 17 साल के लिए तुम्हें घर से अलग चैन समुदाय में रहने के लिए मजबूर किया। क्या तुम अपने दादाजी को माफ़ कर सकते हो? सेनापति लान ओहदे में और उम्र में वांगी से बहुत ही बड़े थे। वो अपने गैर पोते से इस तरह झुककर माफ़ी मांगे, इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। लान सेनापति ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा था, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ था जब उन्होंने अपने बेटे का हंसता खेलता परिवार टूटते हुए देखा था। उसकी आंखों में जुदाई का दर्द देखा था। माँ होते हुए भी अपने पोते को बिना माँ के बड़ा होते हुए देखा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज भी ये परिवार एक साथ है, टूटकर बिखर नहीं गया। उन्हें दिल से अपने बेटे के पूरे परिवार के लिए बुरा लग रहा था। वांगी ने भी ये बात महसूस की और वो अपने पिता के पीछे से निकलकर आगे आ गया। उसने अपने दादाजी को प्रणाम करते हुए कहा कि उसे इतना भी बुरा नहीं लगा। वांगी अपने दादाजी के सामने झुका था, लेकिन दादाजी ने उसे कंधे से पकड़ लिया और उसे टाइटली हग कर लिया। ये नज़ारा देखकर युआन की आंखें नम हो गई। युआन ने अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी माँ है। वांगी तुरंत घूमकर अपने दादाजी के पीछे छुप गया। वो कुछ भी नहीं बोला, उसके चेहरे पर बस एक प्यारा सा पाउट था। चिंग ने अपने बेटे को दादी को प्रणाम करने का इशारा किया, लेकिन वांगी ने जोर से सर हिलाकर उसे मना कर दिया। अब सीनियर लान ने वांगी से कहा, बेटा कोई बात नहीं, अपनी दादी को प्रणाम करो। वांगी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, दादी ई को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने ई और मम्मा को दूर भेज दिया, जिससे मम्मा हमेशा दुखी रहती थी। वांगी की आंखें भर आई। सिचेन ने फट से आगे आकर वांगी को गले लगा लिया। सीनियर लान ने अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देखा। अपने गुस्सेल पति का स्वभाव मैडम लान बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बिना कोई नखरे किए उन्होंने वांगी से माफ़ी मांगी। वांगी, दादी भी शर्मिंदा है, ठीक है? वांगी अपने भाई से चिपक कर खड़ा था। उसे ना ही अपने दादी से कोई अपनापन महसूस हो रहा था, ना ही उनके पास जाने की इच्छा थी। लान युआन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वांगी जाओ जाकर आराम करो। सिचेन ने अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, वांगी मेरे साथ चलो। सिचेन और वांगी जैसे ही आगे बढ़े, जिंगी भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो मैडम लान ने कहा, नौकर उनके कमरों में रहेंगे। मैडम लान महल को चलाती थी, इसलिए उनके शब्द आखिरी माने जाते थे। मैडम लान की बात सुनते ही वांगी तुरंत रुक गया। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा, जिंगी कोई नौकर नहीं है, वो हमारा मेहमान है। वांगी की बात सुनकर जिंगी को भी आश्चर्य हुआ। उसने वांगी के स्लीव्स खींचते हुए कहा, वांगी रहने दो, वैसे भी मैं एक नौकर ही हूँ। तभी मैडम लान चिल्लाई, कैसी बदतमीजी है? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि नौकर अपने मालिक का नाम नहीं लिया करते? मैडम लान की बात सुनते ही वांगी ने पाउट करते हुए कहा, जिंगी को कोई परेशान नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है, कोई नौकर नहीं। मुझे अपने घर वापस जाना है। वांगी एक हाथ से अपनी दादी माँ की तरफ इशारा कर रहा था, दूसरे हाथ से अपनी आंखें मसल रहा था। गंदे लोग मेरे दोस्त को परेशान करते हैं, वांगी रोते हुए बोल रहा था। वांगी की बातें सुनकर हर कोई परेशान हो गया, खासकर लान युआन, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। जिंगी को मेहमानों की तरह रखा जाएगा, कोई भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगा, सीनियर लान ने कहा। सबके चेहरे पर खुशी छा गई, सिवाय एक व्यक्ति के। लान युवई घर के सबसे बड़े व्यक्ति थे। लान युआन घर का मुखिया होने के बाद भी
अपने पिता की बहुत इज्जत करता था। इसलिए अपने पिता की बात पर मुहर लगाते हुए लानीवान ने कहा, पिताजी ने जो कहा सो कहा, उसी बात का अब से पालन होगा। सिचेन वांगी से बहुत प्यार करता था। उसने मुस्कुराते हुए वांगी से कहा, वांगी चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, साथ ही जिंगी को भी। वांगी ने पाउट करते हुए अपना दुखी सा चेहरा बनाया और सिचेन से कहा, भैया। सिचेन के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई क्योंकि वो जानता था कि अब वांगजी के दिमाग में कुछ न कुछ तो खुरापाती चल रहा है। वांगी ने कहा, मेरे पैर थक गए हैं। और सिचेन ने पूछा। तो वांगी ने कहा, मेरे हाथ भी थक गए हैं। सब कुछ थक गया है। जिंगी अपना सर झुकाकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। सिचेन ने भी परेशान चेहरा बनाते हुए कहा, ये थक गया है तो क्या वो भाई की पीठ की सवारी चाहेगा? वांगे भी खुश होकर तुरंत अपने भाई के पीठ पर कूद गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, कल चाइनीज़ वैलेंटाइन डे था, तो हमारे जान और ईबो को प्यार के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारी बस यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और वांगशी एंड बबल में आपके साथ साथ हम भी हमेशा खुश रहें। थैंक यू।